अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गुंदल आपकी खिदमत में हाजिर। आपको बताते चलें इस वक्त मौजूद है मरकज़ टीवी यूएसए के स्टूडियो में और आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं। बात करेंगे मारगला मर्डर केस की। हमारे साथ मौजूद शख्सियत का इंट्रोडक्शन करवाते चले। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सीनियर एडवोकेट एफिड बार एसोसिएशन के मेंबर और क्रिमिनल एक्सपर्ट। हम बात करेंगे मारगला मर्डर केस के हवाले से कि जो रिसेंटली चांद रात वाले दिन मारगला टाउन में एक मर्डर हुआ। बीवी की जानिब से शोहर को कत्ल कर दिया गया, नासिर इकबाल रांझा, जिसका नाम था। पहली बीवी के हाथों कत्ल होने वाला नासिर इकबाल रांझा को कैसे इंसाफ दिया जाए या कैसे उसकी जो सेकंड वाइफ थी। वकील साहब, इस केस में अब तीन जो है वो मुद्दई हजरात खड़े हुए हैं, जिसमें एक जो पहली बीवी जो कातिला है, मुबैना तौर पे जो कातिला है उसका बेटा जो कि यूएई में था, आउट ऑफ कंट्री में, जिसकी इतला पे जब वालदा ने इतला दी अपने बेटे को कि भाई हमसे आपके वालिद का कत्ल हो गया, उसे छुरी लग गई है, वट एवर जो भी। और फिर बेटे ने अपनी सेकंड मॉम को जो है वो बताया कि इस तरीके से मुझे मेरी मदर ने बताया है कि इस तरीके से उन्हें छुरी लगी है और वो उनका जो है वो उनकी डेथ हो गई है। तो आप मुझे ये बताइएगा, फिर उसके जो भाई हैं मकतूल के कत्ल होने वाले के, वो भी मुद्दई बनना चाह रहे थे, और जो इसकी सेकंड मिसेस थी वो मुद्दई बनना चाह रही थी, और जो पहली बीवी का बेटा था जो कि आउट ऑफ कंट्री में था वो भी मुद्दई बनना चाह रहा था। आप मुझे ज़रा एज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज़रा बताने की कोशिश करिएगा कि इसको किस तरीके से देखा जाए। देखें, बेसिकली जो एफआईआर है उसका मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कोई भी ऐसा बंदा जो पहली रिपोर्ट करता है, इंफॉर्मेशन देता है किसी भी क्राइम के हवाले से, तो उसको जो है वो मुद्दई बनाया जा सकता है। मुद्दई बनने के लिए लाजमी नहीं है कि कोई जो है वो लीगल वारिस हो तो वो मुद्दई बने। कोई भी बंदा मुद्दई बन सकता है, आप भी मुद्दई बन सकते हैं। कोई भी आपके सामने वाक़या पेश आता है, रोड पे मर्डर हो जाता है, आप उसके ऐन शहीदीन के अलावा आप उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कॉल करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और वहाँ पे जाकर दरख्वास्त देते हैं, तो आप उसको मुद्दई बनते हैं। अब सेकंड चीज़ आ गई है कि उसके लीगल एज कितने हैं। पहली जो वाइफ है वो है मर्डर, उसने मर्डर किया, ठीक है, वो अक्यूज़ड है, उसकी बेटी साथ इन्वॉल्व है, वो भी अक्यूज़ड है। अब उसका जो बेटा था वो था मुल्क से बाहर, तो वो फिर अभी मुद्दई नहीं बन सकता। सेकंड चीज़ ये है कि उसकी जो बेसिकली सेकंड वाइफ है वो आई है, आगे उसने इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस को बुलाया, तो वो मुद्दईया बनेगी, वो बेसिकली केस की मुद्दई होगी। थर्ड चीज़ ये है कि अब इसमें जो उसके भाई हैं वो उस टाइम पे मौजूद नहीं थे, वो अपने पीछे थे, वो आ जाएंगे वारस में। जब कभी इस केस का जब ट्रायल चलेगा और उसमें अगर ये बात सुलह तक जाती है, क्योंकि फैमिली मैटर इन्वॉल्व है, कुछ ऐसे प्रेशराइज जो है वो सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं, तो वो फिर वो भाई भी उस वारस में काउंट किए जाएंगे। इवन के उसके जो माँ बाप है वो भी इन्वॉल्व होंगे। और ये जब सुलह की तरफ बात जाएगी ट्रायल के मुताबिक, तो इन सब के बयान होने के बाद जाके उस जो है कि उसकी जो है वो बरी की तरफ वो ये केस जाएगा, उससे पहले नहीं जा सकता। इसलिए मुद्दई जो है वो कोई भी बन सकता है, लेकिन इस केस में जिसने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी आपके मुताबिक वो थी उसकी सेकंड वाइफ, देन वो मुद्दई है केस के और उस केस को पैरवी करना शुरू करेगी। अच्छा, तो मुझे इस केस में ये बताइएगा कि ये जो मर्डर आपने देखा कि बड़ी एक अजीबोगरीब एक ये वाक़या है, और इसमें इसको लेके इलाका में शदीद खौफ व हिरास फैल चुका है, और इसमें आप लीगली एक तो मुझे अपना जो है वो तज्ज़िया दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस ये मामलात आगे किस तरफ जा सकते हैं आगे, अगर क्योंकि फैमिली मैटर है, तो अगर बाद में जाके ये मामला सुलह की तरफ जाए तो इसमें कैसे यानी कि लीगल तरीके से वो कोर्ट में आकर कैसे यानी कि वो कर सकते हैं। देखें, जब मर्डर ट्रायल स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले ट्रायल के अंदर जो है वो देखा जाता है कि ये जो मुद्दई है और ये मैटर जो है, उस मैटर को एक डिफरेंट मोड में रखा जाता है। मैटर का, फैमिली मैटर का मर्डर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। एक मर्डर हो गया, 302 की एफआईआर होगी, उसकी जो पनिशमेंट है उसके मुताबिक कोर्ट ट्रायल करना शुरू कर देती है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि अब इसमें अगर एक तो हम समझ लेते हैं कि सुलह की तरफ बात चलेगी, तो सुलह में ये होगा कि उसके जो वारिस है, जिसमें उसका बेटा, उसके अलावा सेकंड वाइफ के बच्चे, उसके भाई और इवन के उसके माँ बाप जिंदा हैं।
जब तक ये सब आके अपनी हद तक बयान नहीं देंगे या कसास की तरफ चले जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें जो है वो दे दिए जाए, पेमेंट कुछ दे दीजिए, उनका कोई पेमेंट मोड डिसाइड हो जाता है कि यार हम माफ़ करते हैं या फी सबीलिल्लाह माफ़ करते हैं। इन सब के स्टेप बाय स्टेप बयान होंगे। अगर इनमें से एक भी बंदा नहीं राज़ी होता और वो कहता है मैं केस की पैरवी करना चाहता हूँ, तो फिर वो एविडेंस में काम चला जाएगा। उस एविडेंस के अंदर जो है वो एविडेंस कराई जाएगी, उस मुद्दई की भी एविडेंस कराई जाएगी। अगर मुद्दई नहीं देता तो दूसरे की एविडेंस कराई जाएगी, लेकिन वो कमज़ोर एविडेंस होगी। सबसे अभी भी ये एक समझ लें कि इसमें कोई आईनी शायद नहीं है, कोई भी मतलब आई विटनेस नहीं है कि जो इस केस के अंदर आई विटनेस एक स्ट्रॉन्ग विटनेस होता है ट्रायल के अंदर, वो नहीं है। लेकिन बेसिकली क्लियरेंस है और उसका सगा बेटा जो है अपनी वालदा के बारे में कह रहा है कि उसने मर्डर किया और मुझे बताया, कॉल मुझे रिसीव हुई है, तो दैन ये एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे ये देखती है अदालत कि हम इसको किस तरफ से ट्रायल करें, कैसे जो है वो इसका ट्रायल चलना चाहिए। और अगर सुलह की तरफ जाते हैं तो सबके बयान होंगे, इसमें कोई भी बंदा जो है रह जाएगा तो वो फिर केस क्लियर नहीं होगा। अच्छा, क्राइम के हवाले से अगर बात की जाए तो मुझे ज़रा बताइएगा साहब कि शहर में क्राइम की तादाद में काफ़ी इजाफा हो चुका है। अभी तक ये जो केस है मर्डर केस मारगला टाउन वाला, इसमें अभी जो मकतूल के जो इसके जो जिन लोगों ने मर्डर किया है वो गिरफ़्तार नहीं हुए अभी तक। तो आपको तो इल्म है इस चीज़ का कि इस्लामाबाद में स्नैचिंग की वारदातों में काफ़ी तेज़ी आई है और चोरी डकैती में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, राह चलते लोगों को लूट लिया जाता है। आप क्या समझते हैं कि कैसे जो है वो इसमें हमारे इदारों को जो है वो हरकत करनी चाहिए? देखें, बात ये है कि सबसे पहले तो हमें जो पुलिस फोर्स है इस्लामाबाद की उसको बढ़ाया जाए, वो बहुत कम है। एक कम से कम जो तज्जिया भी किया जाता है वो ये कि 500 बंदे के ऊपर एक पुलिस एहलकार तैनात है। उसके अलावा हमारे इस शहर इक़्तिदार में सबसे बड़ी जो हमारे साथ बदकिस्मती है वो ये है कि यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट्स बहुत हैं और वीआईपी मूवमेंट्स के दौरान अक्सर जो है वो पुलिस स्टेशन खाली होता है और जो आई ऑफिसर हैं, जो एएसआई है, जो तफ्तीशी ऑफिसर है, उनकी ड्यूटियाँ ऐसी जगह लगी होती है कि वो वीआईपी मूवमेंट्स को मूव करवा रहे होते हैं, जो कि सबसे बड़ा अलमिया हमारे साथ है। अगर वो चीज़ थोड़ी सी कंट्रोल हो या उसके ऊपर तैनाती ज़्यादा की जाए, फोर्स बढ़ाई जाए, कम से कम हर सेक्टर का एक अलहदा थाना हो, जितने सेक्टर हैं उनको एक एक सेक्टर को एक एक थाना मुहैया किया जाए। हमारे 4 सेक्टर एक थाने के साथ मुंसलिक होते हैं और इसी तरह रूरल एरिया में भी हर एक यूनियन कौंसिल का एक अपना थाना हो और फोर्स बढ़ाएँ, तो तब जाके हम काबू पाएंगे। सेकंड, हमारे शहर के अंदर हर जगह से पूरे पाकिस्तान से लोग आके बसते हैं। वहाँ पे पठान भी हैं, वहाँ पे कोटा वाले हमारे भाई भी हैं, सिंधी भी हैं, कश्मीर वाले भी हैं। उनके साथ साथ जो हमारे ऊपर जो है अफगानिस्तान से जो बर्डन है उसके कई लोग आए हैं, उन्होंने यहाँ पे कई मामलात किए हैं, उनके कई यहाँ पे आईडी कार्ड्स पाकिस्तान बने, वो आके रहने शुरू, क्राइम का रेट बढ़ना शुरू हो गया। दूसरी बात ये है कि जो इस केस की हद तक है वो ये है कि देखिए हमारे मुल्क के अंदर जब 2 मैरिज होती हैं तो वो हमेशा इस्लाम के मुताबिक तो 4 भी हैं, लेकिन हमारे इस मुल्क में, हमारे माशरे में इसको बुरा समझा जाता है कि जी दूसरी शादी कर ली गई है। अब उस दूसरी शादी के अंदर जो सबसे बड़ा फसाद होता है वो होता है प्रॉपर्टी का। उसका जो पीछे सासा है ना, उसकी लड़ाई होती है। उस लड़ाई में फिर ये कोई भी कदम उठाया जा सकता है, बेटा उठा लेता है, बेटी उठा लेती है, बीवी उठा लेती है कि ऐसा ना हो कि ये अपनी प्रॉपर्टी को उसको दे दे, या वो ये परेशान रहते हैं कि ये ना हो कि प्रॉपर्टी पीछे वाले को चली जाए। हालांकि अगर अल्लाह तवक्कल इस चीज़ को समझा जाए तो दोनों हिस्सेदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझा जाता, इसलिए ये स्टेप उठाना होता है। और आप इस केस में आगे चल के देखेंगे, आपने स्टोरी की, आप इस केस को जब आगे प्रोसीड करेंगे तो आप देखेंगे कि इस केस के अंदर ये ही बैक फैक्ट्स आएगा कि इस मकान का इशू था या पीछे प्रॉपर्टी का इशू था, उसके अलावा और कोई इशू नहीं था। अच्छा, तो मुझे बिल्कुल आपने 2 तरह से एडवाइस की कि अगर क्राइम को कंट्रोल करना है तो जो इलाका की जो सिक्योरिटी है, जैसे कि आपने बताया कि इस्लामाबाद में वीआईपी मूवमेंट जो है वो वाक़तन ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहर में क्राइम जो है वो बहुत तेज़ी से यानी कि फैल रहा है। इसके कंट्रोल के लिए आपने दूसरी बात जो तजवीज़ की कि इसकी फोर्स को बढ़ाया जाए, ये भी बात आपकी ठीक है। इसमें भी जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए आला हुकाम को। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आप एफएड बार एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं, क्रिमिनल केसेस में आप जो है वो काफ़ी यानी कि तजुर्बेकार जाने जाते हैं। अब मुझे राजा साहब ये बताइएगा कि ज़्यादा केसेस आपके पास किस से रिलेटेड आते हैं? मर्डर से रिलेटेड, चोरी, डकैती? देखिए,
भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मोस्टली केसेस जो हैं ज़्यादा इस्लामाबाद में डकैती के हैं, और जितने डकैती के केसेस के आप पुरानी शरह उठा के देख लें इस्लामाबाद में, तो आपको सब अफ़गानी नज़र आएंगे जिनके एड्रेस अफ़गानिस्तान के हैं और वो यहाँ पे आके आबाद हैं। उनमें से कुछ उनके फैमिली मेम्बर्स पाकिस्तानी बन चुके हैं, कुछ जो है वो नहीं बन चुके। अब वो जो लोग इधर आबाद हैं उनके इधर अपने सराय हैं, अपने मतलब ज़राए हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके एड्रेस अफ़गानिस्तान के। डकैती की शरह ज़्यादा आती है हमारे पास। आप पिछले कुछ अर्से से देख लें तो जितने लोग डकैती में वो सब अफ़गानिस्तान का एड्रेस है उनका। तो यहाँ आबाद है, कुछ फैमिली मेम्बर्स पाकिस्तानी हो चुके हैं, कुछ वहाँ के एड्रेस पे हैं, तो यहाँ पे मौजूद है। मुख्तलिफ कुछ जान बाला के जैसे तरनौल कर लें, खन्ना कर लें, कोराल कर लें। कोराल के आप थाने की हिस्ट्री देखेंगे, काफ़ी केसेस हैं जो अभी मेरे चल रहे भी हैं, उनमें मर्डर जो डकैती है प्लस मर्डर है, उसमें जो है वो अफ़गानिस्तान का एड्रेस है मुलज़म का। अब क्या है कि वो लोग इधर इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पे जो मोस्टली अभी चीज़ चल रही है वो डकैती और स्नैचिंग इसलिए ज़्यादा होना शुरू होती है। मुझे ये बताइएगा, ये अफ़गानियों की यहाँ पे नेशनलिटी लेना एक तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसीजर है जिससे गुजर कर एक अफ़गान शहरी को पाकिस्तान की नेशनलिटी मिलती है। इसमें हमारी जो है वो 14 एजेंसीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जिनमें काफ़ी यानी कि सीक्रेट फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट का उनकी जो है वो उसका चेकआउट करने के बाद उसको पाकिस्तान के 3 माह का, जहाँ तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि उनको 3 माह का वो मिलता है, वीज़ा मिलता है, एक NOC मिलता है। तो उसके बाद वो आप क्या समझते हैं कि इससे वो फरारी इख्तियार करते हैं या उनको ये देना चाहिए नेशनलिटी? या देखें, ये एक डिफरेंट प्रोसीजर है। अव्वल तो आगे हमारे मुल्क को बर्डन बहुत है कि हम नेशनलिटी की तरफ ना चाहें। सेकंडली, जो बंदा इधर आता है उसका जो एड्रेस है वो जिस केस में इन्वॉल्व है, वो केस करने के बाद उसको प्रॉपर एक डेटा मेंटेन करने के बाद उसको रिपोर्ट करके वापस भेजा जाए। बेशक उसकी फैमिली इधर है या उसके पास पाकिस्तानी कोई भी, अगर उसका एड्रेस है वो रिफ्यूजी है, UN का उनके पास कार्ड होता है जिसमें रिफ्यूजी की एंट्री हुई होती है पाकिस्तान के नाम पर। इसको अगर ये डकैती या इन केसेस में तो उसको पकड़ के वापस उधर भेजा जाए जहाँ पे एंट्री है, लाइक पेशावर से अक्सर की एंट्री होकर आती है, उस जगह भेजा जाए और यहाँ पे बाकायदा उसका डेटा सेव किया जाए कि ये बंदा इस में इन्वॉल्व था, उसको वहाँ पे हमने भेज दिया वापस, ताकि ये डिवाइड जब होंगे तो भी हमारे मुल्क और ख़ासकर इस्लामाबाद अगर देखें तो सऊदीया और दुबई और अमेरिका, इसमें भी यही कानून है, लेकिन हमारे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अगर देखिए, वहाँ पे जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको किसी शहर की तरफ मुंतकिल नहीं किया जाता, उनको एक जगह पे रोक दिया जाता है, कैंप के पास है, चाहे वो जितने भी ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, वो यूनाइटेड नेशन का काम है। लेकिन हमारे बदकिस्मती ये है कि पूरे मुल्क में फैल जाते हैं, जहाँ दिल करता है वो पहुँच जाते हैं। कुछ हमारा अलमिया इधर कुछ एजेंसीज़ की बात नहीं, कुछ फोर्स की बात करूँगा कि उनके ज़रिए भी कुछ लोगों के ज़रिए वो आ जाते हैं, वो एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल हो जाते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये तो ज़ाहिर बात आला हुकाम का काम है कि वो किस तरह उसको हैंडल करते हैं, लेकिन उसको रोकने का तरीक़ाकार यही है कि उनको एक जगह में महदूद किया जाए। जी, बेहद शुक्रिया रज़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपने 3 तरीके से जो है वो एडवाइस किया। एक तो क्राइम, एक तो जो मारगला टाउन में नासिर इकबाल रांझा का जो मर्डर हुआ, इस तरीके से उनकी जो सेकंड वाइफ है उनको इंसाफ किस तरीके से दिया जाए, उसमें आपने एडवाइस दिया। और दूसरा आपने जो है वो बताया कि जो इस्लामाबाद में क्राइम की शरह उसको किस तरीके से काबू पाया जा सकता है अपनी फोर्सेस को बढ़ा के, और जो क्योंकि इस्लामाबाद में जो मूवमेंट है, सरकारी मूवमेंट और आला अफसरान की मूवमेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वफाकी दारुल हुकूमत का सेक्टर है, इस्लामाबाद है, सो इसलिए वफाकी दारुल खिलाफा है। और तीसरी आपने तजवीज़ ये की है कि जो इसमें क्राइम की शरह में इजाफ़ा हो रहा है वो अफ़गान शहरियों की वजह से, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जो F8 कचहरी में आपके पास, क्योंकि आप खुद एक सीनियर लॉयर हैं और क्राइम से रिलेटेड आप बहुत यानी कि अच्छा तजर्बा रखते हैं, और जैसा कि आपको बताने में पूछा गया तो आपने बताया कि अफ़गान क्रिमिनल्स आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि चोरी डकैती में मुलव्वस होते हैं, और इनको अगर काबू किया जाए तो शहर में चोरी डकैती की वारदातों से बचा जा सकता है। जी, आप बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरी यही एडवाइस है कि हमारे अल्लाह काम जो है इसकी तरफ तवज्जो दें, और शहरी जो है ये इस्लामाबाद में जो हम शहरी हैं यहाँ पे रहते हैं, हम टैक्स सबसे ज़्यादा पे करते हैं,
फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी जो रियासत की जिम्मेदारी है वो है हिफाजत करना अपने शहरी की सबसे पहले। और जहाँ जिस मुल्क में शहरी की हिफाजत होती है, इंसाफ मिलता है, वो कभी भी मुल्क तबाह नहीं होता। जी राज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में मुझे अपने मेज़बान तैयब गुंदल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।